सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम खट्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो पहाड़ियों की धूल भरी गलियों में से निकल के जिन्होंने हरिद्वार को एक पहचान दी। और आज वो दौर आ गया है कि हरिद्वार और उत्तराखंड का युवा ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का युवा उनको एक यूथ आइकन के रूप में देख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर IAS ऑफिसर ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज ऑन द ग्राउंड जीरो, श्री दीपक रावत जी की। दीपक रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गौतम, थैंक यू सर। इससे पहले कि हमारा संवाद शुरू हो, मैं आपसे आपका हालचाल जानना चाहूँगा क्योंकि कोरोना चल रहा है और आप लगातार सड़कों पर हैं, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग तो सुरक्षित हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, जो लिए जा सकते हैं जब आप घर से बाहर हैं, वो ज़रूर लें। ठीक है सर। सबसे पहला मेरा जो सवाल है या सबसे पहला जो मेरा संवाद है आपसे वो ये है कि वर्तमान में हम ऐसा देखते हैं आज का जो यूथ है वो अपना आइडियल किसी पॉलिटिशियन को बना रहा है, किसी फिल्मी सितारे को बना रहा है या किसी एक स्टार पत्रकार को भी बना लेता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जब एक IAS ऑफिसर एक व्यक्ति को कोई अपना रोल मॉडल बना रहा है। IAS ऑफिसर को रोल मॉडल कम लोग मान रहे थे, लेकिन आज यूथ आपको देख रहा है। अब ये सवाल तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली यूथ से पूछिए, अगर कोई रोल मॉडल मान रहा है तो ये सवाल आई थिंक मुझसे पूछना गलत होगा। नहीं, मैं YouTube के माध्यम से मैं देख रहा हूँ और सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये ज़रूर हो सकता है कि यूथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है या जिस तरह के काम करने का तरीका है उससे रिलेट करते हों या फिर पर्सनालिटी से रिलेट करते हों। ये हो सकता है कि अल्टीमेटली हम भी यंगस्टर्स हैं और हम भी जब यंगस्टर्स थे या और भी स्टूडेंट्स थे तो हमको भी कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स तो एवरीबॉडी लुक्स अप टू समवन कि कोई है शायद जिनकी जैसा मैं बनना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि पुरानी जनरेशन्स में भी ऑफिसर्स कहीं ना कहीं रोल मॉडल रहे ही होंगे। ये अलग बात है कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि एक चेंज जो आया है, प्रॉबेबली जो एक ब्यूरोक्रेसी दफ्तर में रह के काम करती थी या दफ्तर में रहती थी या परसीव किया जाता था कि दफ्तर में है, वो चीज़ें टूट रही हैं सोशल मीडिया की वजह से भी और मीडिया की वजह से भी, और इंटरेक्शन भी जो बढ़ा है पब्लिक के बीच में, तो ऑफिसर्स के बीच में, केवल मेरा और पब्लिक का नहीं, आई थिंक और भी ऑफिसर्स का है। आज की तारीख में आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर ही बहुत से यंग ऑफिसर्स हैं। मंगेश हैं रुद्रप्रयाग में, या आशीष हैं उत्तरकाशी के DM हैं, वंदना हैं अभी CDO पिथौरागढ़ में है। दे वेरी वेरी पॉपुलर ऑफिसर्स और लोग उनसे रिलेट भी करते हैं। और इसका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ वजह ये भी है कि एक्सेस बढ़ी है और यंग ऑफिसर्स जो हैं वो खुद भी चाहते हैं कि एक्सेसिबल रहें। मतलब आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सोशल मीडिया एक माध्यम बनाया आपको कनेक्ट करने का यूथ से। बिल्कुल, जो एक मैं समझता हूँ कि डिसजंक्शन था, या एक तरह का मैं समझ सकता हूँ कि एक जुड़ाव नहीं था। अच्छा। जैसे मेरे ही समय में जब मैं छोटा रहा हूँगा तो हो सकता है कि हम लोग SDM को इतना ना देखते हों या फिर हमें ना पता हो कि SDM क्या क्या करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चों को पता रहता है, यंगस्टर्स को पता रहता है कि SDM क्या करते हैं। तो ये केवल मुझ पे अप्लाई नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं आफ्टर ऑल आसपास जो दुनिया और जो सिस्टम है हम भी उसी के अंदर ही हैं, तो जो चेंजेस बाहर आते हैं उससे हम भी अछूते नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं हरिद्वार में रहता हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं मेरा बचपन भी बीता है। आपसे पहले कितने DM आए, कितने चले गए, और अब आपके बाद भी कितने 2-3 आए चले गए, लेकिन आपको हमने जाना कि हाँ हमारे हरिद्वार के DM दीपक रावत जी हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया। खैर नहीं कर, अच्छा कनेक्ट तो मुझे लगता है रहना चाहिए, और अच्छा कनेक्ट होने से चाहे वो यूथ से हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं उसके बहुत से फ़ायदे मुझे भी होते हैं। कई बार ये होता है कि मुझे बहुत से काम हैं, बड़ी जल्दी करवाने हैं, कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि मेरा संदेश सब तक जल्दी पहुँचे, दूर तक पहुँचे, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो मैसेज जल्दी जाता है। अच्छा, एक सवाल और बन जाता है, क्योंकि जो मेन कारण है आपका उस कनेक्टिविटी का वो ये है कि आपके बेबाक लहजा, आपका एक रेड कर देना, कहीं पर भी चले जाना, बिना बताए चले जाना और सिस्टम की जांच पड़ताल करना कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। और वहाँ पे अमूमन देखा गया है कि सिस्टम गलत चल रहा होता था और आपके जाने से एकदम हड़कंप मच जाना, एक वैसा माहौल क्रिएट हो जाना, अरे ये कौन अधिकारी आ गया, फिर वो सोशल मीडिया पे एक खबर बन जाना और तमाम लोगों का देखना, तो लोग कहते हैं अरे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बेबाकी
पहले से थी या ये ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद आपके अंदर नहीं, हल्की फुल्की तो पहले से भी थी और मुझे लगता था कहीं पे कोई चीज़ गलत है तो क्यों हो रही है और इसको ठीक होना चाहिए। तो कुछ तो पहले भी थी, लेकिन अब क्योंकि अब मैं उस चेयर पे हूँ भी, तो और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि नो वेयर द शू पिंचेस, जूता कहाँ पे काट रहा है, ये पता होना चाहिए कि जूता कहाँ पे काट रहा है। और जब ये काट रहा है, जहाँ पे भी काट रहा है, आपको वहाँ पे चले भी जाना चाहिए कभी कभार। ये तो संभव भी नहीं कि हम हर बार जा सकें, और ये डिज़ायरेबल भी नहीं है कि आप हर बार जाएं, लेकिन आप ज़रूर कभी ना कभी फील्ड में जाएं, क्योंकि आपके पास जो भी सूचनाएं आती है वो कहीं ना कहीं से फ़िल्टर्ड होती हैं, और जहाँ से भी वो फ़िल्टर्ड होती हैं उसमें कोई ना कोई बायस होता है। उसमें हो सकता है किसी के कोई निजी स्वार्थ भी, कोई इसको बताने में कोई निजी हित भी हो। वहाँ पे जाके जब आप जाते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, तो पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। और एक ये मैसेज भी रहता है कि बड़ी मशीनरी डिस्ट्रिक्ट में होती है, आप जानते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, 60-65 डिपार्टमेंट्स हैं, और मशीनरी ऑयल्ड रहती है। और आपके जाने से ये भी रहता है कि जो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी है, किसी आप पहुँच भी सकते हैं, देखा भी जा सकता है, मेरी जवाबदेही भी तय हो सकती है। इससे हमारा सिस्टम और आंसरेबल बनता है और जवाबदेह बनता है, और सिस्टम अगर जवाबदेह है तो गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है। बिल्कुल, वही हमें चाहिए। हम आईएएस ऑफिसर हमारे पास बहुत हैं, आईआरएस आईपीएस ऑफिसर जो यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं, और देखा जाता है वो लोग थोड़ा सा अपनी उस पर्सनैलिटी में, वो ये भी कह सकते हैं कि रिजिड हैं। आप बहुत नॉर्मल रहते हैं, आप यूथ से भी कनेक्ट होते हैं, आप युवाओं से मिलते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हर यूथ प्रोग्राम में आप सम्मिलित हों। तो वो कौन, ये सब तो चीज़ें वो हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से युवा जानता है आपके बारे में, लेकिन इससे हट कर के भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो यूथ नहीं जानता। वो क्या चीज़ें हैं? ये कहेंगे कि मैं काम कैसे करता हूँ, या मुझे काम करना अच्छा कैसे लगता है, या फिर मैं ग्राउंड से क्यों जुड़ा रहता हूँ, तो इसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इसमें बहुत सीधी सी बात है कि अल्टीमेटली अगर आप गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे हैं जहाँ पे कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप डिलीवरी देंगे, किसी सर्विस की डिलीवरी देंगे, या फिर कहीं पे कुछ रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सबसे पहले तो प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्यों है, ये आपके पास आना चाहिए। अब इसके कई फ़िल्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मैं अखबारों के माध्यम से जानता हूँ, हो सकता है कि कहीं से मेरे पास फ़ोन आता हो, या हो सकता है कि कोई मेरे ऑफिस में आके मुझे बताए। लेकिन ये सोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे, जितने वेरीड होंगे, जितने अलग अलग होंगे, उतनी जल्दी आपके पास सूचना भी आएगी, और वो सूचना एग्जैक्ट भी होगी। उस समस्या की क्या प्रकृति है ये भी आपको पता होगा, और आप हल भी जल्दी कर पाएंगे। तो जो आप ये बात करते हैं घुलने मिलने वाली, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल भी है। ये आपका एक ऐसी पर्सनैलिटी इमेज है जिसमें एक बेबाक, जिसमें एक कनेक्टिविटी वाला एक ऑफिसर है। लेकिन मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक वेबसाइट पे मैंने पढ़ा कि दीपक रावत बचपन से उनकी एक इच्छा थी, वो कबाड़ी बनना चाहते थे। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपकी जो एक पर्सनैलिटी हमने ग्राउंड ज़ीरो पे देखी, सोशल मीडिया पे देखी, तो थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, एक सरप्राइजिंग सा लगा कि ये व्यक्ति ये कबाड़ी बनना चाहता था। कबाड़ी तो बेसिकली मुझे प्रोफेशन बड़ा अट्रैक्ट करता था, और मैंने जब ये कबाड़ी वाली बात कही थी, शायद मैं स्कूल नहीं जाता था, तो मैं छोटा था, जैसे 4 साल के आसपास का रहा हूँगा, स्कूल नहीं जाता था। तो मैं आसपास मोहल्ले में जो कूड़ा करकट होता है उसको जमा करने का शौक़ बच्चों में होता है। क्यूरियोसिटी तो बच्चे में क्यूरियोसिटी तो हमेशा रहती है। तो कहीं से कोई उठा लिया, पुराना टूथपेस्ट उठा लिया, पॉलिश के डब्बे उठा लिए, और फिर मैं उसकी सुबह सुबह एक दुकान सी लगाता था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई ये क्या है, तुमने कहा सब कबाड़ है ये। अच्छा। तो वो कहते थे क्या बनना चाहते हो, तो हमने कहा हम कबाड़ी बनना चाहते हैं। मुझे लगता था ये पेशा बड़ा अट्रैक्टिव है, इसमें रोज़ नई नई चीज़ें मिलती हैं, आप जगह जगह जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, भले ही आप नालों को एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी 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 अट्रैक्टिव कि बड़ा अच्छा पेशा है, तो इसमें नई चीज़ें मिल रही हैं। उसको मिस नहीं करते क्या? मिस करते हैं? मिस तो मैं करता हूँ, मैं अंदर से अभी भी वैसा ही हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्मॉल थिंग्स, और अभी भी मतलब मेरे अंदर जो खोजी प्रकृति है ढूंढने की नई नई चीज़ों की अभी भी रहती है। अब मेरा बच्चा है, वो अब उसको फॉलो कर रहा है। मेरा ये भी सवाल था कि अब आपको क्या लगता है कि यार कबाड़ी बन जाता तो ज़्यादा बेहतर था, ये कहाँ ब्यूरोक्रेसी में फंस गया मैं? मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ या कैसे आ गया हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं अपने इस जॉब का, बल्कि आईएएस एज अ सर्विस की मैं बात करूँ अगर, और जो इस सर्विस को बहुत सर्विस से अलग भी बनाती है, एक तरह से इसकी जो यूनिक बात यही है कि जितने लेवल की पब्लिक डीलिंग आप इस सर्विस में करते हैं, और जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि सीधे तौर पे आप पब्लिक से जुड़े रहें, सीधे तौर पे आप उनको राहत दे सकें, जितनी अपॉर्चुनिटी इस सर्विस में है शायद कहीं नहीं है। और जो इसके बारे में पैशनेट हैं, जो इसको एंजॉय करते हैं, तो फिर बड़ा मिस करते हैं कि पब्लिक से ना मिले। जैसे मान लीजिए 3-4 दिन मेरी लगातार मीटिंग्स हो गई और पब्लिक से नहीं मिल पाया,
मुझे बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है कि रोज़ आसपास कुछ ना कुछ समस्याएं आएँ और मैं सॉल्व करूं। आफ्टर ऑल हम जॉब में इसीलिए हैं, तो मज़ा भी आता है। मैं थॉरोली इन्जॉय करता हूँ ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द सर्विस। आई बिन एंजॉइंग, चाहे आप SDM रहे हो चाहे CDO रहे हो, मुझे मज़ा आता है उसमें, मुझे अच्छा लगता है। खैर, ये तो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ बातें हो गई, कुछ पुरानी यादें भी आपकी हुई होंगी ताज़ा। UPSC आपने क्रैक किया और लास्ट अटेम्प्ट में किया। क्या UPSC को क्रैक करना उतना आसान है या उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, जितना यंग या जितना स्टूडेंट सोचते हैं, या वाकई उतना आसान है या उतना मुश्किल है? क्या मतलब है क्या, ये कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कीजिए। अब इसमें मुश्किल और आसानी की बात तो खैर एक अलग विषय है। ये सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, ये वाकई आपको जॉब अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर जॉब आपको अच्छा लगता है तो मैं समझता हूँ कि आसान भी है। और कई बार जो इसको लोग कहते हैं मुश्किल है, वो शायद इसलिए कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मानते हैं कि सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, और रिग्रेस 3 स्टेज की एक आप तरह का एग्ज़ाम है, आप चाहे प्रीलिम्स मेंस से इंटरव्यू का, तो इन सबको देखते हुए पूरी प्रक्रिया में 1 साल लग जाता है। उसको देख के हमारे बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। इसको लेके भी लोग इसलिए भी डिफ़िकल्ट मानते हैं कि साहब नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, और लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो इसको अगर आप केवल एक एग्ज़ाम के तौर पे लें कि एग्ज़ाम्स हम देते हैं, बहुत से एग्ज़ाम्स देते हैं, स्कूल में भी एग्ज़ाम्स देते हैं, इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम, तो शायद इतना टेंशन नहीं होता है। मैंने कई बार ये देखा है कि जो लोग इसकी तैयारी करते हैं वो इसकी तैयारी में अपने आप को थोड़ा सा बोझ महसूस करते हैं और उस बोझ से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो इतना बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर कि साहब ये तो बहुत ही मुश्किल, और अपने आप ही उसको इतना मुश्किल मान लेते हैं कि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आनी चाहिए, उस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि नॉर्मल आदमी की तरह रहिए, पिक्चर देखिए, घूमिए फिरिए, पढ़ने का एक टाइम होता है, उसमें पढ़िए भी, बाकी चीज़ें भी करिए, लेकिन एक एग्ज़ाम है जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको एक अच्छा आंसर देना है जो कि सिंपल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है यथासंभव वो एड्रेस होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। इंटरव्यू की स्टेज पे अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब इंटरव्यू में क्या होता है, कैसा होता है, तो इंटरव्यू जो UPSC के मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैंने तो ये महसूस किया है कि वो इस बात को नहीं देखते कि आपने कितनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली और आप कितनी गहराई में हर चीज़ के घुस गए। थोड़ा बहुत देखते होंगे, लेकिन इस बात को ज़्यादा देखते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। आप फील्ड में जाएंगे या फील्ड में रहेंगे तो जो आपसे जो समस्याएं डेली लेवल पे आप जूझेंगे, उनसे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई आप दुविधा में हो तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट है। प्रीलिम्स थोड़ा रिग्रेस होता है, उसमें थोड़ा बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा अंदर तक डेप्थ में जाना होता है। मेंस डिस्क्रिप्टिव है, तो इस बात को देखा जाता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, कितने कम शब्दों में आप बता पाते हैं, कितने क्लियरली कह पाते हैं, उसका टेस्ट है। लेकिन मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ जो बहुत से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करते हैं और उस मटेरियल को इकट्ठा करके फिर उसको भी ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि बहुत जो बेसिक किताबें होती हैं उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। कम पढ़ें, चुनिंदा किताबें पढ़ें। देखिए, हर एग्ज़ाम एक छोटी मोटी लड़ाई है, तो एक छोटा मोटा वॉर है, और छोटे मोटे वॉर में जो बिना किसी रणनीति के उतरेगा उसको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे ये करना है साहब, ये मैं कर चुका हूँ, इतना और करना है, दैट्स इट। खैर, ये तो था कि कितना इजी और कितना हार्ड है और कितना टफ़ है एक्चुअली, ये आपने बता दिया। तो मेरा सवाल खैर ये था कि एक लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है और एक बहुत गरीब परिवार से आता है, बहुत उसकी हालत गंभीर है, तो क्या दोनों के लिए UPSC का मतलब कुछ अलग है? क्योंकि एक जो अमीर होगा वो दिल्ली जाएगा, अच्छी कोचिंग करेगा, अच्छी बुक्स होगा, अच्छी स्टडी मटेरियल होगा, लेकिन वहीं जो एक जिसके पीछे कोई नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन क्या वो सपना देख सकता है? मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं रह गया है आज की तारीख में, जहाँ पे इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। शायद ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो कि UPSC से रिलेटेड हो और आपको नेट पे ना मिल पाए। एक वक्त था जब थोड़ा एक्सेस जो मटेरियल का था उसमें दिक्कत थी, और बड़े शहरों में हो सकता है बड़े आराम से मिल जाता हो बजाय कि छोटे शहरों में। वो चीज़ अब नहीं रह गई, और कोई बहुत छोटी जगह से इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना चाहता है, जो कि मेट्रो ना हो बल्कि मेट्रो के और भी छोटी सिटी हो, वहाँ से लोग तैयारी भी करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं। और आपने सपने देखने की बात की, बिल्कुल सपने देखने चाहिए जी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती कि साहब मुझे ये करना है जी। पर अगर आप किसी अच्छे सीनियर के टच में हैं, अच्छे टीचर के टच में हैं, जो कि छोटी जगहों पे भी होते हैं, तो निस्संदेह आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये नहीं पाता कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज बड़े शहर में रहने वाले को होगा बजाय कि एक छोटे शहर।
अब क्योंकि समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। सर, आप यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे करंट सिनेरियो से रिलेटेड, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और भविष्य को देखते हुए और भूतकाल का आकलन करते हुए कुछ यूथ को आप मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मेरा यही मैसेज है कि जो उनको दिल से अच्छा लगता है उसको आप ज़रूर परसू करें, और अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है और आप ज़्यादा खुशकिस्मत हैं और आप उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर करें। तो ये थे उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी लेवल से निकले एक सामान्य इंसान, जिनका जीवन एक सामान्य युवा या सामान्य इंसान की तरह ही है। आपने देखा कि किस तरीके से श्री दीपक रावत जी ने अपने उन तमाम प्रश्नों के उत्तर पूर्ण बेबाकी के साथ दिए। तो हमने इस चर्चा से एक ही चीज़ जानी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप बने रहिए हरिद्वार एक्सप्रेस के साथ और देखते रहिए इस खास चर्चा को। और दीपक सर से रिलेटेड या हमारे इस एक नई पहल से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, आपका कोई राय हो, सजेशन हो, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।